बेसिकली यहाँ जब हम फार्मूलाज ड्रॉ कर रहे थे तो केटाइन की बात की थी, एनाइन की नहीं की थी। तो आयन जो है वो बेसिकली कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है, ये पहले भी वैसे बात हो चुकी है। चार्ज स्पीशीज नीचे आपके सामने ड्रॉन है, दो ही किस्म के चार्जेस हो सकते हैं, या प्लस का या माइनस का। जो लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की, वो अप टू ग्रुप नंबर 12 ये अमूमन प्लस के चार्ज के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। ग्रुप 1 और 2 लाइट मेटल्स हैं और ग्रुप 3 टू 12 हैवी मेटल्स हैं। और ग्रुप 13 से 17 तक जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और उनमें ये खासियत बढ़ती जाती है राइट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के नेगेटिव आयन बनाने की। यानी कि वो नेगेटिव आयन बनाने की खासियत रखते हैं, और ग्रुप 1 और 2 अप टू 12 जो है वो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं। जो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन हिटर्स होते हैं। वो अपने बाहरी मदार से यानी वैलेंस शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और जो 13 टू 17 हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं, वो अपने मदार से इलेक्ट्रॉन लूज होने नहीं देते, बल्कि कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पा लें, जो उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पेयर्ड अप हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ग्रुप 17 में ये तलब एट मैक्सिमम होती है। और 18 की बात पहले दो तीन दफ़ा कर चुके हैं कि वो डबल गैसेज हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वही रेलिवेंट है, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल हैं और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, और वो नॉन रिएक्टिव है। तो ये जो आयन है ये चार्ज स्पीशीज है, और चार्ज दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं उनको केटाइंस कहते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 और 2 के सारे एलिमेंट्स। और जो नेगेटिव आयन बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको एनाइन कहते हैं, जैसे कि ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स। तो ये बात थी ज़हनन जो मेरे जहन में आई कि शायद रह गई है, तो वो मैंने यहाँ लिखी है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मोल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि मोल क्या है, और मोल के बाद एवोगाड्रोस नंबर, और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बेसिक है के न्यूमेरिकल्स को, जो कि हमें आने चाहिए बाहर सूरत स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जिनको कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद stoichiometric or mathematical calculations is called analytical chemistry। तो आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी सी एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मोल की बात करेंगे। मोल जो है मास ऑफ एन एटम है। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्योंकि केमिस्ट्री में जो जो एंटिटीज हैं उन सब का नाम लेके उनके मास की बात होगी। mass of an atom, mass of a molecule, and or mass of an ion। When expressed in grams, is called mole। So this is mole। जब हमने लास्ट टाइम AMU की या एटॉमिक मास यूनिट की पिछले लेक्चर में बात की थी, AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो बात क्या की थी कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है बेसिकली एक यूनिट है जो डिराइव किया गया स्टैंडर्डाइज करने के लिए। स्टैंडर्डाइज करने के लिए किसको? It's a unit to basically derived to standardize the masses of atoms। So basically the masses of the atoms अगर आपने फाइंड करना हो तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है अगर नॉर्मली देखना हो। तो नॉर्मली अगर मास, एटॉमिक मास फाइंड करना हो या मॉलिक्यूलर मास, तो वो आप ऐसे फाइंड करेंगे। पहले एटॉमिक मास किसी भी चीज़ का, हाइड्रोजन का अगर करना है मिसाल के तौर पर,
तो आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वो उसका एटॉमिक मास होना चाहिए बाय फॉर्मूला। तो जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो जब हम उसका मैदान बनाएं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ उसमें 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंसीडर नहीं होते मैथ्स में, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। 1 प्रोटॉन है तो 1 न्यूट्रॉन होगा या होना चाहिए, सिवाय कुछ एलिमेंट्स के जिनके आइसोटोप्स होते हैं, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो एक जब एक हो के 2 होना चाहिए इसका एटॉमिक मास, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि 2 नहीं है, 1.008 ग्राम्स है। उसकी वजह यही है कि जब आप इस 2 को 1/12 से तकसीम करेंगे तो ये जवाब आएगा जो पीरियोडिक टेबल में इसका मास है। जब आप हाइड्रोजन को लिखते हैं 1.008 नीचे लिखा पाते हैं तो ये इसका एटॉमिक मास है, ऊपर एटॉमिक नंबर है जो होल नंबर है। तो ये जो 1/12 है, 1/12 ये वो वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने फिगर आउट की कार्बन के एक आइसोटोप को स्टडी करके या कार्बन के एक मजीद कंपाउंड को स्टडी करके, कार्बन 12 के नाम से एक कंपाउंड को स्टडी करके। कार्बन 12 एक कंपाउंड का नाम है जो कि कार्बन का एक सबटल वेरिएशन है, थोड़ी सी न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस होने की वजह से। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उसके मास को 12 यूनिट्स कंसीडर किया गया, 12 यूनिट्स। और कहा गया कि अगर हर एलिमेंट को इस फिगर से यानी कि इसके अगेंस्ट इक्वेट करने के लिए, कार्बन 12 के अगेंस्ट इक्वेट करने के लिए एक फिगर 1/12 के जो है वो डिराइव की गई। और कहा गया कि जब आप एटॉमिक मास सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करके हर एलिमेंट का फाइंड करेंगे तो वो मास नहीं गिना जाएगा। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से भी तकसीम करना ज़रूरी है। तो जो जवाब आएगा वो एक स्टैंडर्ड मास होगा और वो मास ग्राम्स में होता है और उस मास को 1 मोल भी कहते हैं। तो ये मोल की एक तशरीह है और अपने अंदर काफ़ी सारी जामियत भी रखती है, और जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डेफिनेशन को फिर पढ़ लें। मास ऑफ एन एटम, mass of a molecule, mass of an ion when expressed in grams is called mole। तो इसको बनाते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो AMU को यूज़ किया गया था एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और जब स्टैंडर्डाइज कर दिए मैसेज एटम्स के, एलिमेंट्स के, तो वो अब स्टैंडर्ड क्या है उनका, मोल। मैस ग्राम्स में है लेकिन वो अब उनको मज़ीद आसान करने के लिए उन मैस इन ग्राम्स को अब मोल भी कह सकते हैं। तो ये देखिएगा, 1 मोल अगर आपसे वो पूछे कि किसी एटम का कितना है तो सिंपली उसका मैस इन ग्राम्स बता दें जो पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के एक एटम का 1.008 ग्राम्स। तो जो 1.008 ग्राम्स है वो 1 मोल है, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करने के बाद वो मोल के अगेंस्ट भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारी सारी की सारी केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन है वो सिमेट्रिकल होती जाएंगी, एक तरतीब में होती जाएंगी, और जो एम्बिग्यूटीज हैं, जो कन्फ्यूजन कहीं पे जनरेट हो सकती है कैलकुलेशन करने में, अगर वेरिएबल यूनिट्स या क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो साइंटिस्ट ने ख़त्म कर दी। बात पकड़ी AMU से और कार्बन के एक आइसोटोप से, और यानी कार्बन के एक एंटिटी से, कार्बन के एक डिराइव्ड कंपाउंड से, और एक वैल्यू डिराइव की गई 1/12, और उस वैल्यू को यूज़ किया गया हर एलिमेंट के
वेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। स्टैंडर्डाइज करने का यूनिट साइंटिस्ट ने खुद ही सोचा कि ग्राम्स रख लेते हैं, वैसे कि किलोग्राम्स भी रख सकते थे और भी कोई मेजरमेंट मैथ्स का यूनिट जो है उसको भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अब जो मैथ्स आया है ये ग्राम्स में है और ये हर एलिमेंट का मैथ्स जो है वो एक मोल के भी बराबर है, जो इस सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स फॉर हाइड्रोजन। इसी तरह हर एलिमेंट का देखते जाएं, पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख लें। हर एलिमेंट का जो मास इन ग्राम्स है वो उसका एक मोल भी है। तो अगर 1 मोल 23 ग्राम्स सोडियम के हैं, जो सोडियम का मास इन ग्राम्स है एक एटम का या एक एलिमेंट का, वो 23 ग्राम है, वो उसके एक मोल के बराबर है। इसी तरह से अगर बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालें, वो उसके एक मोल के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम क्लोराइड को लें, नाम भी लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी, उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको तरीका समझाया था उससे प्रैक्टिस भी करके फॉर्मूलाज भी बना पा रहे होंगे। तो ये NaCl है, तो Na का मास, एटॉमिक मास देखा जाएगा पीरियोडिक टेबल से, वो 23 है, ये 22.99 है, राउंड ऑफ करके 23, Cl का 35.5 है। तो ये आप जब इनको जमा करेंगे तो 58.5 ग्राम्स आएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो 58.5 ग्राम्स है सोडियम क्लोराइड का, वो इसके एक मोल के बराबर है। इसी तरह जब बात करेंगे आयन की, जो आयनिक स्पीशी है वो एक चार्ज स्पीशी होती है। दो किस्म के आयन्स हैं, कैटायन विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड एनायंस विद अ नेगेटिव चार्ज। तो उनका भी एटॉमिक मास एग्जैक्टली वही होगा जो न्यूट्रल एटम का होता है। गो के क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी बेशी होती है, जिस तरह 1 मोल हाइड्रोजन का ये है 1.008, इसी तरह 1 मोल H प्लस का, यानी H प्लस मीन्स हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन बेचारे का तो शेल है ही एक, तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने लूज भी कर दिया तब भी उसका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर यूज होता है, तो फिर वो स्टैंडर्डाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है कि वो इररिलेवेंट है, वो कंसीडर नहीं होता, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आयन भी आपको कह दे तो आपने ओरिजिनल एटम का मास देख लेना है और वो वहाँ लिख देना है। तो ये बेसिकली मोल का कॉन्सेप्ट है। अब मोल के साथ एक दूसरी चीज भी मिलती जुलती है, एवोगैड्रोस नंबर। जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर की बात करेंगे। अभी तक हमने मास इन ग्राम्स की बात की थी। अगर हम गिनती में जाएंगे कि किसी भी चीज़ के एक मोल में अगर ज़रात की तादाद स्टैंडर्डाइज करनी हो, बतानी हो कितनी है, तो ज़रात तो हम गिन नहीं सकते। तो उसकी भी जो एक साइंटिस्ट है, उसने, जो एवोगैड्रोस नाम का साइंटिस्ट है, उसने वर्कआउट किया एक लॉन्ग प्रोसीजरल कैलकुलेशन करने के बाद। इसकी तफसील हमारे लिए इस टाइम रेलिवेंट है। तो उसने कहा कि अगर किसी भी चीज़ का एक मोल लें, एलिमेंट का एक मोल लें, एटम का या एलिमेंट का, तो वो एक मोल जो है उसके जितने भी ग्राम्स बनते हैं, ये मास इन ग्राम्स हो गए जो भी देखा है, और इसमें जो ज़रात की तादाद होगी वो 6.02 इंटू 10⁻23 होगी, और ये जो नंबर है ये एवोगैड्रोस नंबर है। One mole of an element or a molecule or an ionic species contains this number of particles. So when it comes to number of particles or molecules, for a molecule it has to be molecules, and for an atom it has to be particles. So 1 mole of an atom or an element will contain this number of particles. So this becomes a standard thing. 1 mole mass in grams, this value for number of particles, which is 6.02 into 10 to the raised power 23. So 1 mole of
sodium chloride. This is for sodium. And one more for sodium chloride, NaCl, will contain mass, first of all 23 plus 35.5, it becomes 58.5 grams. This is mass in grams for 1 mole for sodium chloride, and it will contain again this number of particles. So this becomes now molecules, because atoms have combined to form molecules. So this is how mole and Avogadro's number are interrelated to one another. Mole, mass in grams and Avogadro's number. और इन्हीं तीन चीज़ों में भी हमने अगर कन्वर्जन भी देखनी है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बेसिक नोयत का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स का फाइंड करने का और एक एवोगाड्रोस नंबर फाइंड करने का। मोल्स को हम, मोल्स का यूनिट, मोल जो है वो मैस ग्राम्स होता है, तो हम ग्राम्स लिख देते हैं, ग्राम्स पर मोल। तो मोल्स एन से डिनोट होता है, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला ज़हन में रख लें, गिवन मैस और मॉलिक्यूलर मैस। एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस, atomic mass for elements and molecular mass for molecules or compounds, and ionic mass for ionic species, charged species. So to find number of moles, given mass over atomic mass or molecular mass as per the situation of ionic mass, ये फॉर्मूला ज़हन में रखना पड़ेगा। एवोगाड्रोस नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का तरीका। बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को फाइंड करके देगा, तो उसका फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na फॉर एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ मैं लिखना भूल गया था, इसको डिनोट करते हैं Na से, N कैपिटल और A स्मॉल। तो यहाँ Na का मतलब यही है 6.02 into 10 to the power 23। तो इस तरीके से हम मोल मैस कन्वर्जन करेंगे। पहले मोल मैस कन्वर्जन देखते हैं, इस फॉर्मूले को ज़हन में रखिएगा। अभी मैं ऊपर ही क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको कुछ बेसिक नज़र का आइडिया अभी हो जाएगा कि ये कैसे हल करना है। आपको एक गिवन मैस, एक मैस दिया गया होगा और उसको यूज़ करके आपने उस एलिमेंट का के नंबर ऑफ मोल्स बना देने हैं। मिसाल के तौर पर अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। वो कहता है जी, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर mass of 16 grams of oxygen. Find the number of moles for mass of 16 grams of oxygen. एटम की बात हो रही है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, O2 की बात नहीं हो रही, O सिंगल की बात हो रही है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी है, तो फिर आप देखें इसका आंसर कि मोल्स इज इक्वल टू, या मोल्स एन से लिखते हैं, गिवन मैस और मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस। गिवन मैस 16 ग्राम्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस आपने पीरियोडिक टेबल से लिखना है तो वो भी 16 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? 1।
ग्राम्स पर मोल आपने लिख देना। तो ये गिवन मैथ से हम नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक के आखिर में मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, फाइंड द मास of 2 moles of sodium। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे, यहाँ मास फाइंड करना है, फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे। तो आंसर इसका इस तरह बनेगा, मोल्स का फॉर्मूला उतार लें, गिवन मास ओवर सोडियम है तो एटॉमिक मास लिख लें, को मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास लिखना था। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। तो यहाँ आपने मास फाइंड करना है, मोल्स गिवन है तो मोल्स की जगह पे आपने 2 लिखना है, गिवन मास जो है वो फाइंड करना है, और एटॉमिक मास गिवन मास ऊपर का ऊपर रहेगा ऐसे, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो यहाँ मिसिंग है। और एटॉमिक मास जो है वो ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 16 जब इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, और दूसरी तरफ एटॉमिक मास रह गया है, सॉरी गिवन मास रह गया, एटॉमिक मास नहीं। तो ये बन जाएगा 32। 32 अब मास है तो ग्राम्स आपने जरूर लिखना है। मोल्स फाइंड करें तो ग्राम्स पर मोल लिखना है, और अगर खाली मास हो तो ग्राम्स लिखना है। अभी 32 ग्राम्स है, यानी 1 ग्राम का मास, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम्स है, जो हमें पीरियोडिक टेबल बताता है। तो 2 मोल्स का कितना होगा, 32 ग्राम्स।